हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस NGT 211 थीम 2 से। ठीक है, तो थीम 2 की टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप एथिक्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। अब ये स्टडी नोट्स दिए गए हैं, हम उनसे ही स्टडी करेंगे, हैंडआउट्स नहीं यूज़ होंगे। हैंडआउट्स पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, उसमें अलग टॉपिक्स हैं, इसमें अलग टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स भले ही मैच कर रहे हो लेकिन मोस्टली अलग है। अच्छा, ये सारे हाइलाइटेड नोट्स हैं जो मैंने कर दिए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, अब इसमें सब चीज़ें ऐसी हाइलाइटेड हैं जो MCQs के लिए ज़रूरी हैं, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ज़रूरी हैं, इस किस्म के आइटम्स। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द डायनामिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू दैट ऑफर्स वैल्यू while investing time, effort, and resources and assuming various risk, financial and emotional and social. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसी हरकत होती है जो हम कर रहे होते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम न्यू वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम टाइम भी यूज़ कर रहे होते हैं, एफर्ट भी अपना लगा रहे होते हैं, रिसोर्सेज भी लगा रहे होते हैं और काफ़ी सारे रिस्क भी ले रहे होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल सारे होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? बेनिफिट्स ऑफ वन एफर्ट विच में इंक्लूड मॉनेटरी गेन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। At its core, entrepreneurship involves around innovation, usefulness, commitment, risk taking and reward. ठीक है, तो ये हो गई आपके एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, जो आपने दोनों ही करनी है, क्योंकि आपको कोई भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट ने क्या कहा या फिर उसकी डेफिनेशन क्या है। अब ट्राइब्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्राइब्स क्या होते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। जब मैंने इसमें सारे हाईलाइट कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर शिप में बहुत सारे हार्डशिप्स होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल है बंदा, तो कैसे पता चलेगा? क्या ट्राइब्स होंगे, क्या डिफाइनिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? एक, इनोवेटिव थिंकर्स होंगे वो, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते होंगे। दूसरा, रिस्क टेकर्स होंगे, रिस्क लेने के तैयार होंगे वो, भले ही उनको फेलियर हो या सक्सेस हो। क्लियर विजन होगा उनके, जो भी कोई उनका प्लान होगा, जो भी कोई उनका प्रोडक्ट होगा माइंड में, उसका उनको क्लियर विजन होगा किस तरीके का दिखता है, किस तरह बनेगा और किस तरह उसका मार्केट लेके जाए। प्लान स्ट्रेटजी, प्लान करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी उनकी और वो प्लान ठीक से करते चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक उनका स्ट्रॉन्ग हुआ, जब भी तो वो खुद आराम से काम करते चले जा रहे हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, अपनी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह पता होगा, लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज़ उसके रिलेटेड उनको पता होगा। अडेप्टेबल टू चेंज, यानी अडेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे कि कैसी भी चेंज होती है। अब मार्केट में चेंज आता है, इकोनॉमी चेंज आता है, कुछ भी आता है, वो चेंज करने के तैयार हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बहुत होगा अपनी एबिलिटी में। लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर अच्छी होंगी और क्लियर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से सही से बात कर सकें, स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट डेवलप कर सकें। ये सारे गोल ओरिएंटेड एबिलिटीज़ होंगी उनके अंदर, जो हमेशा उनके दिमाग में रहेंगी और उसके हिसाब से वो अपना काम करते चले जाएंगे। अब चैलेंजेस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। आपको नहीं पता होता कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, रिगार्डलेस कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। रिस्क उसमें बहुत सारे होते हैं, फाइनेंशियल स्पेशली होता है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन वो चीज़ नहीं चली तो पैसे बर्बाद, आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैनी एंटरप्रेन्योर्स फेस डिफिकल्टी एक्सेसिंग कैपिटल पैसों को ही कहा जाता है कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो बहुत सालों को कैपिटल लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है कि कोई इन्वेस्ट करने के तैयार नहीं होता अक्सर। स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड फाइंड हार्ड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल एम्प्लॉयज़। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो जाता है कि अपनी लाइफ्स और टाइम, आप जो वर्क टाइम है वो किस तरह बैलेंस करें, और अट्रैक्ट और रिटेन स्किल एम्प्लॉयज़ को ढूंढना और रखना अपने पास बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस स्टार्ट ऑफ करो तो आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि आप हाई स्किल एम्प्लॉयज़ को हायर करो, उनकी हाई डिमांड सैलरीज पे करो। तो बहुत मुश्किल होता है कि उनको आप ढूंढो, रखो अपने पास और उनके साथ काम करते चले जाओ। अच्छा, बिल्डिंग कस्टमर बेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। नया नया कोई भी बिजनेस शुरू करो, आपको कस्टमर्स ट्रैक करने में बहुत मुश्किल होती है, आपको सालों लग जाते हैं कि इससे पहले कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर आए जो रिकरिंग हो, आप ही से देखें, आप ही से लें चीज़ें। अब क्या होता है, ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो ग्रैपल विद स्केलिंग ऑपरेशन। स्केलिंग यानी अभी छोटा बिजनेस है, वो एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो वो बढ़ रहा है तो उसको स्केलिंग करना कह रहे हैं। किस तरीके से हम मार्केट अपनी बढ़ाएं, किस तरीके से ऑफिस बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स और आगे निकालें, तो वो स्केलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेविगेटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स।
हर कंट्री में अपने अपने लॉज होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब एंटरप्रेन्योर्स को वो भी खुद ही देखनी पड़ती हैं कि लीगल रेगुलेटरी हर्डल्स क्या हैं हमारे लिए, हमारे हिसाब से क्या रूल्स बने हुए हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, उसके अंदर कैसे काम करना है। मार्केटिंग ऑन अ लिमिटेड बजट। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो तो बड़े बड़े बिलबोर्ड एड्स लगाती हैं, बहुत सारे टीवी पे एड रखते रन करती हैं, यूट्यूब पे आपके पास एड्स आ रहे होते हैं, हर चीज़ पे एड्स बने हुए आ रहे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बहुत शॉर्ट बजट पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका मार्केटिंग बजट भी बहुत छोटा होता है, उस वजह से वो मार्केटिंग भी कम कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट की। डीलिंग विद कॉम्पिटिशन एंड ओवरकमिंग फेलियर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, तो वो कंपटीशन डील करते रहते हैं किस तरह वो यूनिकली क्वालिफाई करें कि लोग उनको देखें, और ऊपर से फिर फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फेलियर ऑलमोस्ट हर एंटरप्रेन्योर को फेस फेस करना पड़ता है। अच्छा, अलग अलग किस्म के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है ये आपके पास पिछले हफ्ते जो आया था ग्रेट डिस्कशन बोर्ड, ठीक है, ग्रेट डिस्कशन बोर्ड में भी इसी से आपका आंसर निकल रहा था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई ये बंदा एक ऊबर जैसी ऐप चला रहा है, दूसरी लड़की अपना फ्लावर बिजनेस चला रही है, तो किस किस्म के एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे वो क्लासीफाई हो रहे थे, तो इसी में से उसका आंसर देखना था। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, एक होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, वो क्या करता है, वो नया प्रोडक्ट बनाता है या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर डिफाइन एग्जिस्टिंग मॉडल्स, कोई और वर्किंग मॉडल होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता है, जैसे कि हमारे पास था ग्रेट डिस्कशन बोर्ड में जो इंसान था, जो आपके पास क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गई। खैर वो जो भी कोई एक बंदा था उसने एक ऊबर जैसी ऐप बनाई जो रिक्शा वालों के लिए सिर्फ थी, तो ऑलरेडी एक ऐप ऐसी चलती है, ऐसा सिस्टम चलता है, तो उसने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसी मॉडल को चेंज करा, उसने बोला मैं उर्दू बेस्ड बनाऊंगा और मैं रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बनाऊंगा, तो वो इमेटिव एंटरप्रेन्योर हो गया। सीरियल एंटरप्रेन्योर जो बहुत सारे मल्टीपल वेंचर्स लॉन्च करते जा रहे थे, एक उन्होंने बिजनेस लॉन्च किया, वो सक्सेस हो गया, फिर दूसरा लॉन्च किया, तीसरा लॉन्च किया, सारे सक्सेस में चलते चले जाते हैं, वो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो सोसाइटल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो सोसाइटी और एनवायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाए, जैसे ग्रीन हेल्थ प्रोजेक्ट्स और ऐसी किस्म के। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर्स अलाइंड देयर बिजनेस विद पर्सनल इंटरेस्ट, यानी ऐसी किस्म की वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं जिसके अंदर उनके पर्सनल वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट हो और उनको पर्सनली फ़ायदा हो। जैसे कि एक लड़की अपनी जो हॉबी है पेंटिंग करना, वो पेंटिंग बेच रही है ऑनलाइन, तो वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर है जो अपनी लाइफ की स्किल्स को आगे प्रमोट कर रही है और रिलैक्सली बस सिंपली ऑनलाइन बेच रही है पेंटिंग, कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग रन नहीं कर रही, कोई प्राइस कंपटीशन नहीं रन करी दूसरों के साथ, कुछ नहीं करी, बस हॉबी के तौर पे पेंटिंग बनाती है और हॉबी के तौर पे पेंटिंग को ऑनलाइन सेल कर देती है। तो ये आपका लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हो गया। टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेट इन फील्ड लाइक एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ एआई या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी भी टेक रिलेटेड फील्ड में ही काम करते हो, या और यानी बिजनेस रन कर रहे हो अपना कोई ना कोई, तो उनको टेकोपर्नर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ गया स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रन लोकल वेंचर्स एमिंग फॉर स्टेबिलिटी, यानी छोटे छोटे जो दुकान हम देखते हैं परचून की शॉर्ट शॉर्ट खुली होती है, वो स्मॉल बिजनेस कहलाता है, वो लोकल वेंचर्स एम कर रहे होते हैं छोटी छोटी स्टेबिलिटी लेने के लिए। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन रैपिड ग्रोथ एंड वेंचर कैपिटल, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कोई बड़ी कंपनी स्टाइल चीज़ चला रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमने छोटी कंपनी शुरू किया, अब हम इसको बड़ा करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे, तो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स या इंट्रा एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा ये दोनों एक ही हैं, तो दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है आपके पास एग्जाम में। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इनोवेट विद इन एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, उसी के अंदर से उन्होंने वो प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करके एक कंपनी या एक एंटरप्रेन्योरशिप रजिस्टर करनी है, जिसको आप कह दोगे कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, जितने भी यहाँ पे दो पहलू वाले सवाल होते हैं, ये अक्सर आपके पास आ जाते हैं कि भाई डिफरेंस दोनों के बीच में रखो और ये एग्जांपल दे दो या दोनों को डिफाइन कर दो। तो इन शॉर्ट ये जो स्टडी नोट्स हैं, ये हर थीम के अंदर ऑलमोस्ट हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हाईलाइट हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इसी किस्म के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं और 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 3 मार्क्स के होते हैं वो, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 5 मार्क्स के। हर क्वेश्चन में आप या तो डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या तो 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स इस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। तो a startup is a new company built around a big idea with ambition of fast growth and innovation, but it carries high risk. Example include Uber, WhatsApp in contrast.
A small business is typically owner-operated, focus on local markets, consistent income like a barber shop और ट्यूशन सेंटर. स्टार्टअप अक्सर ऐसे आइडियाज़ होते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी कोई ऐसे मार्केट में वैलिडेशन नहीं आई होती पहले से कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती. जैसे कि ऊबर, जब ऊबर आया तो कोई ऐसी ऐप वगैरह नहीं थी, तो लोगों को नहीं पता था चलेगा नहीं चलेगा. और वो इसी तरह व्हाट्सएप का भी नहीं पता था, लेकिन फिर वो चीज़ें चलने लगी. लेकिन स्मॉल बिजनेसेस वो होते हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे परफेक्ट चलते हैं, जैसे बार्बर शॉप यानी नाई की दुकान, ट्यूशन सेंटर जगह जगह होते हैं, कोचिंग सेंटर जगह जगह होते हैं. तो लेकिन ये लोग स्मॉल बिजनेस के तौर पर क्वालिफाई करते हैं, छोटे छोटे होते हैं. अब SME और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. ये जनरेट करती है ओवर 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट होती है 80% वो स्मॉल बिजनेसेस ओन करते हैं. ये कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 40% टू पाकिस्तान GDP. अच्छा, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस आर क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, स्पोर्ट गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड ब्रिंग फॉरेन रेवेन्यू. ये सारी चीज़ें फॉरेन रेवेन्यू लेके आती हैं पाकिस्तान में. दे ऑल्सो हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये प्रमोट करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करो, खुद दुकान चलाओ, आप खुद मालिक हो गए उस चीज़ के. उसी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे तौर पे, क्योंकि ये सपोर्ट करती हैं लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स को एज अ लार्जर इंडस्ट्रीज को एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर बन के उनका, कि आप बड़ा बना के बेच रहे हो, हम उसको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हमने आपसे बहुत सारा माल लिया और फिर हम जगह जगह ले जाके बेच रहे हैं. उसी तरह उनकी इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है कि मार्केट डिमांड जल्दी से मीट कर सकें वो, और जल्दी जल्दी उनकी प्रेजेंस भी बढ़ सके. अच्छा, बैरियर क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, यानी क्या क्या आप नुकसान, क्या क्या बैक फेस आप फेस करते हो कि भाई ये नहीं, हम ये आगे नहीं कर सकते या मुश्किल हो रही है. लिमिटेड एक्सेस होता है फाइनेंसिंग का, आपको हर कोई आपको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं होता. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मौजूद नहीं है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स किस तरह फ़ायदा उठाए, किस तरह आपसे अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर ले, बहुत मुश्किल हो जाती है. रेगुलेटरी बंडर्स, यानी जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बंदा फंस जाता है कि भाई नहीं, इतना अमाउंट नहीं कमा सकते, या इतने आपने नहीं इन्वेस्ट कर सकते, या फलां जगह बिजनेस नहीं ओन कर सकते. बहुत सारे होते हैं जो आपने फॉलो करनी होती है. रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आपका एक्सेस नहीं होता. आप कैसे इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट करके बाहर बेच सकते हो, आपको थर्ड पार्टी के साथ ही पार्टनर अप या कुछ करना पड़ता है. लो प्रोडक्टिविटी एंड स्किल गैप्स इन द लेबर फोर्स, प्रोडक्टिव लेवल बहुत लो होता है अक्सर एम्प्लॉयज़ का, और उसके साथ स्किल गैप बहुत बड़ा हो जाता है कि आप एम्प्लॉयज़ को हायर तो कर रहे हो, लेकिन एक के पास कोई स्किल है, एक के पास कोई स्किल है ही नहीं है, तो आप किस तरह की मैनेज करोगे उनको. अच्छा, बिजनेस फेलियर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं. लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग नहीं करी सही से कि आज कैसा बिजनेस रन करना है, कल कैसे करना है, परसों कैसे करना है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे किस तरीके से बिजनेस ग्रो करेगा, क्या बिजनेस है. प्लानिंग नहीं करी, बिजनेस फेल हो जाएगा अक्सर. लिमिट एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस नहीं होता, पैसे नहीं होते बिजनेस में, तो वो ऐसे ही फेल हो जाता है. पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ख़राब होती है, एम्प्लॉयज़ को नहीं मैनेजमेंट कर सकते. डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं होता है, तो ये भी फेल हो जाता है. वीक मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं हो रही, लोगों को दिख नहीं रहा, तो पता नहीं चलेगा आपका प्रोडक्ट खरीदना है. रेगुलेटरी चैलेंजेस, अक्सर चैलेंजेस होते हैं कि भाई इस जगह फलां चीज़ नहीं बेच सकते इतने की है इन लोगों को या उन लोगों को, तो आपकी वैसे ही बिजनेस ठप हो जाता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में या इलाके में, तो वैसे वहाँ की सारी दुकानें बिजनेस बंद रहते हैं और फिर वो नुकसान उठाते रहते हैं. पोर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता है, किस तरीके से पैसे लेने हैं, देने हैं, सामान आना है जाना है, तो वैसे ही बिजनेस ठप हो जाता है. लैक ऑफ इनोवेशन, यानी एक ही कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट अगर 10 लोग बनाएंगे तो 10 के 10 का नहीं चलेगा, डिफरेंस होना ज़रूरी है. पुअर रिकॉर्ड कीप नहीं कर पाते, यानी अकाउंटिंग या कोई ऐसी डिपार्टमेंट सही नहीं होता, तो वैसे ही बिजनेस खत्म हो जाता है. लीगल फ्रेमवर्क बहुत वीक होते हैं, उसके थ्रू नहीं काम कर पाते. अच्छा, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एंटरप्रेन्योर रोल मॉडल, ये भी बहुत अच्छे रोल मॉडल थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, स्पेशली एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप में. He worked as a successful trader managing caravans across the Arabian Peninsula. His business career with Hazrat Khadija radhiyallahu anha was marked by honesty, dedication, and strategic acumen. He was known as Al-Amin, the trustworthy for his integrity. His success was built on ethical conduct, excellent communication, and hard work. He managed people and trade efficiently, took calculated risk, and had global outlook due to his interaction with diverse cultures. अच्छा,
इनके एग्जाम्पल में हम सीखते हैं कि भाई एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह करनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में एथिक्स भी ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, एथिकली काम कर रहे हो, किसी को झूठ तो नहीं बोल रहे कि मेरा प्रोडक्ट ये करेगा लेकिन वो कुछ और ही कर देता है। आपको नुकसान जो आप वो बता रहे हो नहीं बता रहे हो, आप कम्युनिकेट सामने वाले से कर पाते हो नहीं पाते, आप खुद हार्ड वर्क भी कर रहे हो या आप सोच रहे हो मैं 10 लोगों को हायर कर लूँ बस वही कर लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपको खुद अपनी मेहनत पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आपने वर्कर्स और दूसरी चीज़ लेते हो। अच्छा, बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मोरल प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के? ट्रूथ, फुल कम्युनिकेशन एंड डीलिंग यानी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंटी और लॉयल्टी। एथिकल बिजनेस किस तरह चलते हैं? ठीक है, एथिक्स कैसे होता है? एथिकल बिजनेस अर्न ट्रस्ट, improve ब्रांड रेपुटेशन, अवॉइड लीगल रिस्क एंड क्रिएट पॉजिटिव वर्क कल्चर। यानी ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने ऑडियंस के साथ, कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ब्रांड की रेपुटेशन बनानी है, ये अच्छा ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट बोलता है वही डिलीवर करता है, कोई लीगल रिस्क नहीं लेने हैं आपने किसी भी तरीके के, और अपने वर्क प्लेस जो कल्चर है यानी अपनी जो आपके एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे हैं उसमें कोई टॉक्सिक कल्चर नहीं रखना है, पॉजिटिव कल्चर रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको दी हुई है हदीस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasizes fairness, transparency and mutual respect in trade की हदीद इंक्लूड। अब ये 4 हदीद हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लें, याद करना चाहते हैं तो याद भी कर लें, ये आपको एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछी जा सकती हैं कि किसने बोली या कहाँ से लिखी हुई आई थी। पहली है द ऑनेस्ट एंड द ट्रस्टवर्दी मर्चेंट विल बी विद प्रॉफिट्स, द ट्रूथफुल एंड द मॉडल, whoever hoards is a sinner, he who cheats is not one of us. Pay the workers his wages before his sweat dries. अच्छा, ये टीचिंग्स हैं जो हम ध्यान में रखें तो हमारे पास एथिक्स और बिजनेस साथ 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 चलता है।